रतनपुर नाम के गांव में नंदू अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। नंदू अपने पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने दोस्त के बागान में से अमरूद तोड़कर उसे बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी नंदू दोनों के लिए केवल खाने की ही कुछ चीजें लेकर आ पाता था। वो स्वभाव से बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी सुरेखा बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। वो हमेशा उसके साथ झगड़ा किया करती थी। उसे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार था और नंदू ठहरा बेचारा गरीब। उनकी हर सुबह झगड़े के साथ होती और हर रात भी झगड़े से खत्म होती। एक दिन हमेशा की तरह नंदू अमरूद तोड़ने बागान में चला जाता है और अच्छे अच्छे अमरूद ढूंढने लगता है। अमरूद ढूंढते ढूंढते वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा अमरूद दिखाई देता है जो बिल्कुल पत्तों के नीचे दबा हुआ था। उसे देख नंदू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस अमरूद को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे तोड़ो मत, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा कर दूंगी, तो मुझ पर दया करो। ये सुनकर नंदू डर तो जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर तुम कौन हो और ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं एक जादुई परी हूँ, लेकिन मुझे कुछ गलतियों के कारण शाप मिला था और इसी कारण मैं यहाँ पर अमरूद बनकर लटक रही हूँ। और जब तक मैं किसी गरीब ईमानदार इंसान की मदद ना करूँ, तब तक मुझे अमरूद बनकर ही रहना पड़ेगा। मैं शाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अगर तुम मुझे नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी रहूंगी और मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा देखा है कि तुम बहुत ही ईमानदार इंसान हो। उस दिन नंदू के पास बहुत ही कम अमरूद थे। उसे लेकर वो घर चला आता है। ये देख सुरेखा आग बबूला हो उठती है और नंदू से, ये क्या, आप बागान में से सिर्फ इतने ही अमरूद लेकर आए हो? इतने अमरूद में कितनी कमाई होगी? अब क्या खाना पीना भी छोड़ दे, भूखे ही मर जाए? सुरेखा की बातें सुनकर नंदू बागान में हुई सारी घटी घटनाएं बताता है। उसे सुन सुरेखा, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? अरे बताओ ना, सच कह रहे हो क्या? अरे हाय मेरा नसीब, और आप उसे कुछ बिना मांगे ही यहाँ आ गए। अभी के अभी वहां जाओ और उसे खूब सारा धन, बड़ा घर मांग कर आओ। जाओ, इतना भी नहीं समझते? सुरेखा की बातें सुन नंदू, सुरेखा, मैं जो कमाता हूँ उसमें हम पेट भर खाना तो खा सकते हैं ना, तो क्यों इतना लालच करना? लालच? मैं लालच कर रही हूँ? अरे वो राजू देखो जरा, ऑटो चलाता है, लेकिन घर में टीवी, फ्रिज सब कुछ है उसके, और हम जिंदगी भर बैठो जैसे है वैसे। जाइए, मुझे बड़ा घर, टीवी, एसी सब कुछ चाहिए। सुरेखा की बात मानकर नंदू उस अमरूद के पेड़ के पास जाता है और परी को आवाज लगाता है। नंदू की आवाज सुन परी वहां प्रकट हो जाती है। हे परी, मेरी बीवी ने हमारे लिए एक बड़ा घर और बहुत सारी संपत्ति मांगने के लिए कहा है। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब नंदू घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बड़े से घर में बदल चुकी है। वो घर में चला जाता है तो उसकी पत्नी ढेर सारे गहने पहने बैठी थी। नंदू घर पहुंचते ही सुरेखा नंदू से, सुनिए जी, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना? अब कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। एक दिन नंदू अपने काम के लिए निकलता है तो सुरेखा के मन में महारानी कैसी रहती होगी ये ख्याल आता है। वो ख्याल आते ही वो नंदू से, अजी सुनते हो, मैं एक महारानी की तरह रहना चाहती हूँ। आप जाकर परी को बोलो ना कि मेरी बीवी को रानी बना दे। जब से परी ने उन्हें गरीब से अमीर बना दिया था, तब से उन दोनों में कभी भी झगड़े नहीं हुए थे। अब वो दोनों बहुत खुश थे। तो नंदू सुरेखा से, सुरेखा, परी की कृपा से अब हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम मुझे क्यों परी के पास भेज रही हो? देखो जी, आपने कहा था कि इस परी ने कहा है कि आपकी सारी ख्वाहिशें वो पूरी करेगी, और मेरी ख्वाहिशें भी तो आपकी ही ख्वाहिशें है ना, तो जल्दी जाइए ना। अब सुरेखा की जिद के कारण नंदू को परी के पास जाना ही पड़ता है। वहां जाकर नंदू परी से, हे परी जी, मेरी पत्नी चाहती है कि वो महारानी बन जाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम घर जाओ,
तुम जो चाहो वही होगा। नंदू जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर महल में बदल चुका था और घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी थे। सुरेखा नौकरों से अपना काम करवा रही थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब सुरेखा के मन में और भी ज्यादा लालच आने लगा और वो नंदू से, सुनो जी, मैं 3 लोग की रानी बनना चाहती हूँ। तुम अभी के अभी परी के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम तीनों लोग के राजा बनना चाहते हो। जाओ ना। मुझे कहीं का राजा वाजा नहीं बनना, तुम ही बनो। हाँ, अगर तुम्हें ये मांगने में बुरा लग रहा है तो मैं ही आज आपके साथ चलती हूँ और मैं ही मांगती हूँ परी से सब कुछ। ऐसा कहकर दोनों घर से बाहर निकलते हैं और नंदू अमरूद के पेड़ के पास जाकर हिचकिचाते हुए परी को आवाज लगाते हुए, हे परी, ये मेरी पत्नी है जो तीनों लोगों की रानी बनना चाहती है। क्या तुम उसे बना सकते हो? नंदू की बात सुनकर परी को सुरेखा के लालच के बारे में पता चल चुका था, तो वो सुरेखा से, तुम इस जन्म में तो तीनों लोग की रानी नहीं बन सकती, लेकिन मरने के बाद जरूर तुम 3 लोग की रानी बन जाओगी। क्या मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं? बोलो, क्या तुम्हें अभी अभी मार दूं? परी की बात सुनकर सुरेखा बहुत डर जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो परी से माफ़ी मांगते हुए, परी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत लालची बन चुकी थी। मैंने हमेशा अपने लालच के बारे में ही सोचा, कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं, कभी अपने पति के बारे में सोचा ही नहीं। मैं हमेशा अमीर बनने का सपना ही देखती रही। आपने मुझे महारानी बना दिया, फिर भी मैं उसमें खुश नहीं थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मुझे कोई भी होश नहीं था। हमें फिर से साधारण ही बना दीजिए, हम उसी में ज़्यादा खुश हैं। सुरेखा की बात सुनकर परी उसे माफ़ कर देती है और नंदू को एक अंगूठी देती है और उससे, ये लो, ये एक जादुई अंगूठी है। ज़रूरत होने पर ही इसका इस्तेमाल करना। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इससे तुम दूसरों की मदद भी कर सकते हो। अब वो दोनों घर चले जाते हैं और सुरेखा घर जाते ही नंदू से भी माफ़ी मांगती है। अब वो दोनों अपने लिए एक छोटा सा घर मांगते हैं और उसी में मेहनत कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अगर किसी को ज़रूरत हो तो ही उस अंगूठी का वो इस्तेमाल करने लगे थे। ये देख परी भी बहुत खुश थी। बेलापुर नाम के गांव में नमन अपनी पत्नी नीता और इकलौता बेटा सौरभ के साथ रहता था। नमन के पास बहुत बड़ा आलीशान घर, पैसा, कपड़े, गाड़ियाँ, सब कुछ था। नीता और सौरभ को इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो अपने से छोटे गरीब लोगों को चिढ़ाते रहते थे। वो दोनों ये भी नहीं सोचते थे कि अपने चिढ़ाने के कारण गरीब लोगों को कैसे लगता होगा, उनका मन दुखता होगा। एक दिन ऐसे ही नीता अपने पति से, सुनो जी, कल मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी करने के लिए हमारे घर आने वाली है, तो मुझे बहुत सारी खरीदारी करनी है, मार्केट जाना है, मुझे कुछ रुपए दे देना। सौरभ को अपने साथ लेकर जाऊंगी और बहुत सारा सामान लेकर आऊंगी। ठीक है, तुम अलमारी में रखे हुए पैसे ले लेना और मॉल में जा रही हो तो मेरे भाई के लड़के रमन के लिए भी कुछ लेकर आना। नमन की यह बात सुनकर नीता कुछ बोलती ही नहीं, मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगती है। नीता को नमन के भाई का परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके गरीब होने के कारण वो उन्हें कम समझते थे। मुझे पता है मेरा भाई गरीब है, झोपड़ी में रहता है, तो तुम उसे पसंद नहीं करती। तुमने कब मेरी बात सुनी है कि आज सुनोगी? लेकिन उसके लिए ड्रेस लाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर नमन ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में जाकर सौरभ को फोन करता है। हेलो सौरभ बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम मम्मी के साथ मॉल में जा रहे हो ना, तो अपने भाई रमन के लिए भी कोई अच्छा सा शर्ट लेकर आना। कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारे चाचा का लड़का है, उनका परिवार और अपना परिवार एक ही है बेटा। अरे पापा, ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो? आप ये सब बातें मम्मी पर छोड़ दो, वो संभाल लेगी। तभी नमन मन ही मन, इन माँ बेटों को समझाने से कोई फायदा नहीं। नीता और सौरभ 1 घंटे बाद तैयार हो जाते हैं और अपनी बड़ी सी कार लेकर मॉल में चले जाते हैं। कार पार्क कर सौरभ और नीता मॉल में जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते पर मैले कपड़े पहने रमन और उसकी माँ सीमा दिखाई देते हैं। तो नीता उनको नीचा दिखाने के लिए मिलने जाती है और उन्हें देख नीता, अरे सीमा और रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं इतने बड़े मॉल में खरीदारी तो करने नहीं आए? नहीं आंटी, हमारी क्या हैसियत,
हम तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। हम इतने बड़े मॉल में क्या खरीदारी करेंगे? रमन की बातें सुनकर नीता अपना चेहरा टेढ़ा करती है। ये बात सीमा तुरंत ही समझ जाती है कि आखिर नीता ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि वो उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन सीमा का स्वभाव बड़ा ही शांत है, तो वो हंसकर नीता से, दीदी कैसी हो आप? सौरभ बेटा तुम ठीक हो ना? किस्मत और कपड़े दोनों भी फटे टूटे हैं, लेकिन लगता है अब तुम्हारी आंखें भी खराब हो चुकी है। हमारे कपड़े और हमें देखकर तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि हम बिल्कुल ठीक है और मज़े में हैं, हमारी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दीदी हमारे कपड़े मैले और पंचे हुए हैं, लेकिन हमारी आंखें बहुत अच्छी है। दीदी हम तुम्हें देखकर ही समझ गए थे, लेकिन जाने दीजिए। चलो दीदी थोड़ी ही दूर पर तो हमारा घर है, चलो ना घर चलते हैं। सौरभ बेटा सुना तुमने, ये उस झोपड़ी को घर कहते हैं, तो हमारे बंगले को क्या कहेंगे? तभी रमन नीता से, चाची भले ही हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन हम दिल से अमीर है। रमन की बातें सुन नीता और सौरभ की हंसी रुक जाती है और नीता, हाँ 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 हाँ, बड़े आए दिल से अमीर है बोलने वाले। तुम्हारे उस झोपड़ी में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन है क्या? अरे ये तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है वहाँ। तभी रमन अपनी माँ से, चलो माँ हम घर चलते हैं। हाँ हाँ हम भी कोई खाली नहीं है, हमें भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, चलो बेटा चलते हैं। सीमा और रमन वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ और नीता भी मॉल में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक से नमन का ऑफिस सील बंद हो जाता है। ऑफिस बंद हो जाता तो है, लेकिन फिर भी उनके पास जो जमा पूंजी थी उससे वो अपना खर्चा करते ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद नमन को अपनी गाड़ी, घर सब कुछ बेचना पड़ता है। अब उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। तब नमन नीता और सौरभ से, अब हमारे पास एक ही घर बचा है और वो है रास्ता। अब मेरे भाई वसंत के घर रहने के लिए चले जाते हैं। अब मेरा भाई ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आप दूसरी कहीं जॉब ढूंढिए, कोशिश तो कीजिए, जरूर मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल तो मिलेगी ही ना। अरे नीता क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जब से कंपनी को सील लगा है तब से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और एक तुम दोनों हो, मेरी नौकरी छूट जाने के बाद भी तुम्हारा बड़े बड़े मॉल में जाना, खरीदारी करना और तुम्हारी किट्टी पार्टीज तो कम ही नहीं हो रही थी। अब हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब नमन, नीता और सौरभ बड़े ही दुखी मन से वसंत के पास आते हैं। वसंत नमन का छोटा भाई है। वो गरीब है, लेकिन उसका मन बहुत ही बड़ा है। नमन अपनी सारी बीती बातें अपने छोटे भाई वसंत को बताता है। ये बात सुनकर उसकी फैमिली को भी बहुत दुख होता है। तभी रमन अपने चाची से, अरे चाची लेकिन हमारा घर तो घर नहीं है, ये तो एक छोटी सी झोपड़ी है ना। इसमें फ्रिज, टीवी, एसी कुछ भी नहीं है, तो क्या आप हमारे इस छोटी सी झोपड़ी में रह सकेगी? तभी वसंत रमन से, अरे रमन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। नहीं भाई साहब, वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। मैंने उसे कई बार खरी खोटी सुनाई है, मुझे माफ कर दो बेटा। भैया आप इसकी बातों का बुरा मत मानना और तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। तुम सब यही रहो, ये भी तो आपका ही घर है। वसंत हम भी कल से तुम्हारे साथ खेती में काम करेंगे। ठीक है भैया, कल सुबह हम सब लोग खेती में काम करने जाएंगे। उस दिन से नीता और सौरभ ने अपने पैसों की गुर्मी को एक तरफ रखा और रमन और सीमा के साथ मिलकर सारा काम करने लगे। उन्हें अब रमन की बातों की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो सभी खेती कर रहे थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सभी के मिलकर खेती करने के कारण उन्हें मुनाफा भी अच्छा होने लगा था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन नीता और सौरभ का घमंड बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि जिंदगी किसी भी वक्त हमें सबक सिखा सकती है। सुंदरनगर नाम के शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता और 2 बेटियां राधा और सीता के साथ रहता था। रमेश अच्छे जॉब पर था, लेकिन उसके माता पिता गांव में रहते थे। उन्हें खेती करने का बड़ा शौक था, तो वो खेती करते थे। खेती के काम खत्म हो जाने के बाद शाम के माता पिता कुछ वक्त बिताने के लिए शाम के घर आते थे। एक दिन रात के समय शाम गीता से, गीता कल माँ और पिताजी आ रहे हैं,
याद तो है ना तुम्हें? उनका अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, सुबह मुझे जल्दी ही उठाना ताकि माँ पिताजी को लेने के लिए मुझे देर ना हो जाए। जी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आखिर हमारे लिए ही तो खेती करते हैं ना। और हाँ, आपके कहने से पहले ही मैंने मोबाइल में अलार्म लगा रखा है। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार हो गई है आजकल। ऐसा कहते ही गीता हंसकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपना मोबाइल देखने लगती है। रमेश भी अपने मोबाइल पर कुछ करने लगता है। राधा और सीता दादा दादी आने की खबर सुनकर बहुत खुश है। दूसरे दिन सुबह रमेश अपने माता पिता को लेने के लिए निकल जाता है और उन्हें लेकर घर आता है। घर आकर तैयारी कर फिर ऑफिस में चला जाता है। आपको आते समय कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक राधा और सीता भी उठकर तैयार हो जाएंगी। शाम के वक्त रमेश ऑफिस से घर आ जाने के बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कुछ बातें करते हैं। खाना हो जाने के बाद शाम अपने फोन में व्यस्त हो जाता है और गीता भी घर के काम होते ही अपने फोन में व्यस्त हो जाती है। राधा और सीता दादा दादी के साथ दिन भर खेलती है तो वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। दादी, आप मेरी पढ़ाई लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। हमारी पढ़ाई कोई नहीं लेता। पापा को तो ऑफिस से आने के बाद फोन से वक्त ही नहीं मिलता और माँ वो भी काम होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाती है। अब दादी राधा की और दादाजी सीता की पढ़ाई लेते हैं। अब हर रोज वो दोनों बच्चियों की पढ़ाई लेते हैं। वो देखते हैं कि लड़कियों का होमवर्क हर रोज इनकम्प्लीट है। अब दादाजी गीता और रमेश क्या क्या करते हैं उन पर भी ध्यान देने लगे। अब उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है। फोन की वजह से रमेश अपने बेटियों को वक्त नहीं दे रहा और तो और गीता भी अपने काम खत्म कर मोबाइल लेकर बैठ जाती है। बच्चियां भी स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर खाना खाती है। ये देख दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो दादी जी से, अरे भाग्यवान, देखा तुमने? घर के सारे लोग कितने बदल गए हैं मोबाइल के कारण। अब हमें ही कुछ करना होगा। ये तो एक दूसरे को वक्त भी नहीं दे पाते मोबाइल के कारण। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रमेश का छुट्टी का दिन था। सीता खेलते खेलते रमेश से, पापा, आपको पता है मेरे स्कूल में शारदा नाम की एक लड़की है जो सब लड़कियों को बहुत परेशान करती रहती है। सीता अपने पापा को शारदा की कुछ बातें बता रही थी, लेकिन रमेश का सीता की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। सीता को ये देख बुरा लगता है। तभी सीता मन ही मन, मैं ये बात माँ को बताती हूँ। ये बात बताने के लिए सीता अपने मम्मी के पास जाती है और अपनी माँ से, मम्मी, मैं पापा को शारदा के बारे में बातें बता रही थी। पापा ने कुछ भी नहीं सुना। सीता रोने लगती है। उसका रोना सुन गीता, सीता, उसमें रोने की क्या बात है? पापा कुछ कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो माँ। आप और पापा बिल्कुल सेम हो। आप दोनों को सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल। हम दोनों की आपको कोई जरूरत नहीं। और रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी दादाजी और दादी सीता को रोते देख वहाँ आ जाते हैं। रमेश वही बैठा होता है। फिर भी दादाजी रमेश को जोर से आवाज लगाते हैं, रमेश, यहाँ आओ। रमेश पिताजी की गुस्से भरी आवाज सुन उनके सामने भागते हुए आ जाता है। गीता भी पिताजी की आवाज सुन अपने हाथ का मोबाइल नीचे रख देती है और जल्दी जल्दी रमेश के पास आकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। तभी रमेश, क्या हुआ पिताजी? आप इतने नाराज और गुस्सा क्यों हैं? हमसे कोई भूल हुई है क्या? क्या भूल हुई है ये पूछ रहे हो? हम आए दिन से देख रहे हैं घर में किसका कितना ध्यान है। मेरी फूल जैसी पोतियां, इन पर भी किसी का ध्यान नहीं है। रमेश गीता की ओर गुस्से से देखता है। उसी वक्त दादाजी, गीता बहू की ओर गुस्से से मत देखो। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी बहू की है। ऑफिस से घर आने पर कभी बच्चियों से प्यार से बात की है तुमने? कभी उनकी पढ़ाई ली है? अपनी ओर देखा है? मोबाइल मोबाइल, बस मोबाइल। इसके अलावा भी कोई आप लोगों की दुनिया है या नहीं? लेकिन पिताजी, बस एक शब्द भी मत निकालो मुंह से। रमेश और गीता चुप हो जाते हैं। दादाजी फिर से, अरे बहू, तुम तो घर पर होती हो ना, कभी देखा है बच्चियों को क्या होमवर्क मिला है, उन्होंने किया है या नहीं? काम पर होते हुए कभी पूछा है, माँ पिताजी आपको किस चीज की जरूरत है या नहीं? किसी रिश्तेदार से बात की है तुमने इतने दिनों में? अरे बाकियों का छोड़ो,
अपनी बेटी क्या बात कर रही है ये भी सुनने के लिए तुम दोनों को वक्त नहीं है। एक दूसरे में कितनी दूरियां आ चुकी है ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अपने पिताजी की बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। उस रात वो दोनों अपने पिताजी की बात पर सोच विचार करते हैं और दूसरे दिन सुबह उठते ही अपने पिताजी के कमरे में चले जाते हैं। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। कल रात भर हम दोनों सो नहीं पाए। आपने हमें इस बात की समझ दिला दी है कि मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन इतना नहीं कि हर कोई हमसे दूर हो जाने लगे। उस दिन से गीता और रमेश शाम के वक्त अपनी दोनों बेटियों के साथ वक्त बिताने लगे और छुट्टी के दिन वो उनकी पढ़ाई लेते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। बच्चियां सो जाने के बाद वो अपने मोबाइल पर कुछ न कुछ करते। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा हो तो उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, साथ ही हमारी खुशियों पर भी पड़ता है।